नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज है 27 जुलाई और इस तारीख का संबंध है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमेरिका दौरे से। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल के दौर में किस देश का सबसे अधिक प्रभाव भारत पर है, तो आप बिना समय गंवाए जवाब देंगे अमेरिका। मैकडॉनल्ड हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों का ही भारत ने भव्य स्वागत किया है। इसी तरह हसन मिनाज हो या रसल पीटर्स, सत्य नडेला हो या सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के लोगों ने जो पहचान अमेरिका में बनाई वो शायद दुनिया के किसी और देश में नहीं बनी हो। लेकिन आज हम भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गर्मजोशी देखते हैं, ऐसे हालात हमेशा नहीं थे। 1971 के अपने दूसरे अमेरिकी दौरे में इंदिरा गांधी को बहुत कड़वे अनुभव हुए थे। तब हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, मतलब वहाँ के विदेश मंत्री। 2010 में उन्होंने एक किताब के हवाले से बताया कि किस प्रकार निक्सन ने इंदिरा और भारतीयों के लिए एक नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश युद्ध के दौरान किस तरह अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट को भारत की तरफ भेजा था दबाव बनाने के लिए, और सोवियत संघ ने भारत की तब मदद की थी। इस बारे में आप सब जानते ही हैं। रही सही कसर इमरजेंसी ने पूरी कर दी। इन सारी घटनाओं ने भारत अमेरिका के रिश्तों को एकदम रसातल पर पहुंचा दिया था उस दौर में। कुल जमाइए कि भारत अमेरिकी रिश्तों का सबसे कठिन दौर यही था। 1971 के दौरे के पूरे 11 साल बाद यानी 1982 में इंदिरा ने अमेरिका का एक और दौरा किया। 27 जुलाई 1982 को इंदिरा अमेरिका पहुंची थी। तब तक भारत के हालात काफ़ी बदल गए थे। 14 जनवरी 1980 को हुए आम चुनाव में जीतकर इंदिरा दोबारा सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। उसके अगले साल यानी 1981 में दूरदर्शन ने पहली बार टेस्ट के तौर पर कलर टेलीकास्ट करना भी शुरू किया था। इसी साल इन्फोसिस की स्थापना भी हुई थी और इसी के साथ शुरू हुआ था भारत का IT बूम, जिसके कारण आने वाले सालों में लाखों भारतीय अमेरिका गए, वहाँ सक्सेसफुल हुए। 1980 के पहले भी अमेरिका में भारतीयों की अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन तब वो व्यापार और होटल बिजनेस में ज़्यादा थे। आंकड़ों के हिसाब से 1980 में अमेरिकी भारतीय करीब 15,000 मोटेल्स के मालिक थे, जो अमेरिका के कुल मोटेल संख्या का करीब 28% के आसपास था। मोटेल मतलब हाईवे के करीब बने हुए होटल्स, मोटरवे के पास का होटल, जहाँ लोग लंबे सफ़र के दौरान रुक जाया करते हैं। 80 के दशक का एक परिचय ये भी है कि जुलाई 1982 में ही एक ऐसे शख्स का भी जन्म हुआ था जिसने करीब 38 साल बाद जाकर अमेरिका में धूम मचाई। कौन था ये व्यक्ति, हम एपिसोड के अंत में आपको बताएंगे। इस छोटे मोटे ट्रिविया के बाद आइए चलते हैं इंदिरा के अमेरिका दौरे के किस्से पर, जिसके लिए हमें उस समय की वैश्विक हालत और अमेरिका की अंदरूनी राजनीति को जानना होगा। 1980 के चुनावों को जीतकर फिल्मों में एक्टर रह चुके रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बन चुके थे। फ्रैंक सिनात्रा अपने करियर के अंतिम वर्षों में थे और माइकल जैक्सन का सबसे बड़ा एल्बम थ्रिलर रिलीज हो गया था। 20 जनवरी 1981 को रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आ गई। इसका सबसे पहला असर उसकी विदेश नीति पर देखने को मिला। रीगन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सोवियत रूस को रोके रखना। इसके लिए उन्होंने नई विदेश नीति बनाई, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर के देशों में सोवियत संघ के प्रभाव को काउंटर करना, जैसे सेंट्रल अमेरिका, अंगोला, साउथ ईस्ट एशिया और अफगानिस्तान। कोल्ड वॉर का एक नया फेज शुरू हो गया था। दिसंबर 1979 में सोवियत अफगानिस्तान में एंट्री कर चुका था। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश शुरू की। उसका प्लान था कि पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में USSR को काउंटर किया जाए, जो कि बाद में सक्सेसफुल भी हुआ। इसी के चलते अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी आर्म्स डील को मंजूरी दे दी, जिसमें पाकिस्तान को $2.5 बिलियन का रक्षा सहयोग मिला उस जमाने में, और 40 F-16 फाइटर जेट्स। वैसे तो इस पूरे खेल में भारत की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, पर पाकिस्तान के साथ आर्म्स डील्स को लेकर के वो काफ़ी चिंतित था। आज़ादी से लेकर तब तक भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाता रहा, लेकिन अमेरिका में भारत की छवि ऐसी थी कि वो सोवियत का तरफदार थे। कुछ हद तक ऐसा था भी, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत की एंट्री से भारत की हालत खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना जैसी हो गई थी। अफगानिस्तान में USSR की मौजूदगी को लेकर UN में भले ही भारत ने USSR का पक्ष लिया था, लेकिन खैबर दर्रे पर रेड आर्मी की मौजूदगी भारत को ज़्यादा रास नहीं आ रही थी। इसकी मुख्य वजह ये थी कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। अनजाने में ही उसके हाथों में अलादीन का चिराग लग गया था। एक तरफ तो उसे अमेरिका की तरफ से डिफेंस डील मिल रही थी, दूसरा इस डील की आड़ में वो भारत के लिए और बड़े खतरे पैदा कर सकता था। बांग्लादेश युद्ध की हार से वो वैसे ही खार खाया हुआ था।
इन हालातों में इंदिरा को समझ आ गया था कि बहुत दिन तक भारत सोवियत के भरोसे नहीं रह सकता, वो भी तब जबकि ये मुसीबत यूएसएसआर के कारण ही आई थी। इसके अलावा रक्षा मामलों में भारत ज़्यादातर सोवियत पर ही निर्भर था। भारत को लगा कि बेहतर रक्षा तकनीक के लिए उसके पास और भी सोर्सेस होने चाहिए। इसी के चलते भारत ने रक्षा खरीद में विस्तार करना शुरू किया। उसने ग्रेट ब्रिटेन से जैगुआर बॉम्बर जेट्स लिए, एंग्लो फ्रेंच फाइटर जेट्स, फ्रांस से मिराज लिया और वेस्ट जर्मनी से सबमरीन्स। लेकिन उस समय रक्षा हथियारों में सबसे उन्नत तकनीक अमेरिका के पास थी। भारत सोच रहा था कि रक्षा और इकोनॉमी के क्षेत्र में उन्नत अमेरिकी तकनीक हासिल कर लेनी चाहिए। मुसीबत भी केवल यही नहीं थी। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद पश्चिमी देशों ने तारापुर न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम की सप्लाई रोक दी थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए भी हमें अमेरिकी सहायता की जरूरत थी। दूसरा, भारत की IMF और वर्ल्ड बैंक पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस से लोन की शर्तों को और सख्त बना रहा था, जिससे भारत की दिक्कतें बढ़ रही थी। इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वो किसी भी तरह अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारे। अमेरिका की विदेश नीति में भारत की कोई विशेष जगह नहीं थी, किंतु वो भी चाहता था कि भारत पर यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम किया जाए। इंदिरा के अमेरिकी दौरे से दोनों देश नेगोशिएशन के टेबल पर आ गए। हालांकि दोनों देश के बीच की वार्ता में दो और देशों के संबंध आड़े आ रहे थे, यूएसएसआर और पाकिस्तान। स्टेक्स बहुत ज़्यादा और खेल बहुत इंटरेस्टिंग था। आइए इस सिनेरियो को आप गेम थ्योरी से समझते हैं। यूँ गेम थ्योरी मैथ्स के बहुत जटिल सूत्रों और ग्राफ से युक्त होती है, लेकिन आसानी के लिए हम यहाँ पर बहुत कम वेरिएबल से समझेंगे। खेल के नियम बहुत साधारण हैं। जो अपने हित की बात मनवा लेता उसको उतने अंक, अगर फायदे की बात तो पॉजिटिव अंक और घाटे की बात तो नेगेटिव अंक। ऐसी स्थिति में जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्रीन पर आपके मौजूद है। आसान भाषा में समझे तो समीकरण यूं थे। अमेरिका के लिए सबसे फायदेमंद स्थिति तब होती जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करे लेकिन भारत सोवियत का साथ न दे। लेकिन ये भारत के लिए सबसे घाटे की स्थिति होती। भारत के लिए सबसे बेहतर स्थिति होती अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट न करे। इस स्थिति में सोवियत को सपोर्ट करना या न करना उसे कोई खास फायदा या घाटा नहीं पहुंचाता, इसलिए उसकी रणनीति का एक ही दांव था, किसी भी तरह अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट न करे, चाहे इसके लिए उसे सोवियत को सपोर्ट करना बंद भी करना पड़े। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए सबसे बेहतर रणनीति थी कि वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को सपोर्ट करे, क्योंकि हो सकता था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने में उसको पूरा फायदा न हो, पर अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट न करे तो बड़ा घाटा होने का रिस्क जरूर था। अमेरिका ने ऐसा किया भी। पाकिस्तान के लिए रक्षा डील इसी रणनीति का हिस्सा थी। अब बारी भारत की थी कि वो अमेरिका को अपने हितों के लिए कैसे मनाता है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंदिरा ने शपथ लेने से पहले ही रीगन को एक खत भिजवा दिया था, जिसमें लिखा था कि वो अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहती हैं और उनके मन में अमेरिकी विरोधी भावनाएं नहीं हैं। 1981 में इंदिरा ने 2 हाई लेवल इनवॉइस भी भेजे, दूत भेजे, ताकि वो पाकिस्तान के साथ आर्म्स डील्स के खिलाफ लॉबी कर सकें। लेकिन अमेरिका ने भारत की बातों को टालते हुए जवाब दिया कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद ग्लोबल पीस के लिए है, जिससे भारत को कोई खतरा नहीं होगा। इसी वार्ता का अगला पड़ाव था इंदिरा का अमेरिकी दौरा। उनकी 8 दिन की इस यात्रा को इंडिया टुडे ने नाम दिया ऑपरेशन डिफ्रॉस्ट। वो इसलिए कि रक्षा मामलों पर भले भारत पाकिस्तान डील को नहीं रोक पाया, लेकिन इस दौरे ने अमेरिका और भारत के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम जरूर किया। इंदिरा के एयरपोर्ट में उतरने से पहले तक अमेरिका के मन में उनकी एक अलग छवि थी। 1971 के दौरे पर अमेरिकी मीडिया ने उन्हें एक कम्युनिस्ट घमंडी महिला का नाम दिया था, लेकिन ये एक नई इंदिरा थी जो अब आई थी। इस दौरे पर वो सभी से बहुत गर्मजोशी से मिली। राष्ट्रपति रीगन ने उनके स्वागत के लिए व्हाइट हाउस में एक डिनर भी रखवाया। दोनों के बीच पाकिस्तान समेत कई मामलों पर वार्ता हुई, जिनमें तारापुर प्लांट के लिए यूरेनियम की सप्लाई दोबारा चालू करने पर भी सहमति बनी। इस मीटिंग में तय हुआ कि तारापुर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई फ्रांस कर देगा। इस मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था। सवाल था कि आखिर अमेरिका आने का उनका मकसद क्या है। इस पर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, मुझे राष्ट्रपति रीगन ने आने का न्योता दिया और मुझे लगा कि न्योते को स्वीकार न करना अशिष्टता होगी। स्मार्ट रिप्लाई। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूं कि भारत हमेशा केवल कुछ न कुछ मांगता रहता है, जबकि सच ये है कि भारत के पास देने के लिए भी बहुत कुछ है। भारत एक बड़ा बाजार है और हम अमेरिका की कंपनियों को वहां निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ। एक मिथ ये भी है कि भारत सोवियत कैंप में है। हाँ, हमारी उनसे दोस्ती है, पर हम किसी कैंप में नहीं है। सोवियत से दोस्ती का ये मतलब नहीं कि भारत और देशों से दोस्ती नहीं कर सकता।
अपनी खराब छवि के बारे में जब उनसे पूछा गया इंदिरा गांधी से, तो उनका एक रिप्लाई था, वो भी सुनिए। आप लोग मुझे आयरन लेडी कहते हैं, लेकिन सच ये है कि मुझे खुद आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह उन्होंने प्रेस को वहाँ पे एंगेज किया। दौरे के अंतिम लेग में वो न्यूयॉर्क में एक गुरुद्वारे में गई। पूर्व रॉ ऑफिसर GBS सिंधु ने अपनी किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में बताया है कि इस दौरान इंदिरा की जान को खतरा हो सकता था। जब इंदिरा न्यूयॉर्क में भारतीय सिख कम्युनिटी से मिलने रिचमंड गुरुद्वारे पहुंची, तो वहां स्वघोषित खालिस्तान के काउंसिल जनरल के लोग मौजूद थे, जो इंदिरा गांधी को गोली मारने के मकसद से आए थे, ऐसा कहा जाता है। आखिरी समय में उन्होंने अपना इरादा इसलिए टाल दिया क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज उनके पूरे संगठन पर बैन लगा सकती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी लॉस एंजलिस गई और वहां से होनोलुलु होते हुए 1 सितंबर को भारत आ गई। एपिसोड के बीच में हमने आपको एक ट्रिविया बताया था कि जुलाई 1982 में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने 38 साल बाद अमेरिका जाकर धूम मचाई थी। उस शख्स का नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनस। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और शूट किया था जेरे ने। शुक्रिया।